नमस्ते गुरुकुलियंस, हिंदी के एक और वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कालांश में हम व्याकरण के एक हमारे प्रकरण रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो सर्वप्रथम वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी अपेक्षित अर्थ का बोध कराए। सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी अपेक्षित अर्थ का बोध करवाए, उसे हम वाक्य बोलते हैं। प्यारे बच्चों, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इसलिए एक वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना बेहद आवश्यक है। एक कर्ता और एक क्रिया का होना बेहद आवश्यक है। लेकिन कभी कभी वार्तालाप में विवशता की स्थिति में एक शब्द को भी वाक्य मान लेना पड़ता है। जैसे अगर पूछा जाए क्या करते हो, तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो उत्तर है वो मिला व्यापार। यद्यपि व्यापार एक ही शब्द है, लेकिन फिर भी समझने वाला यहाँ पर पूर्ण वाक्य का जो अर्थ है वो उसका ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से एक वाक्य भी कभी कभी, एक जो शब्द है वो भी कभी कभी पूरे वाक्य का अर्थ ग्रहण जो है वो हमें करवा देता है। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी अपेक्षित अर्थ का बोध करवाए, उसको हम वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य के दो अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहले अंग का नाम होता है उद्देश्य और दूसरे अंग का नाम होता है विधेय। उद्देश्य को परिभाषित कर लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। विधेय कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे हम विधेय बोलते हैं। जैसे राजा ने प्रजा को धन दिया। राजा ने प्रजा को धन दिया। यहाँ पर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है राजा। राजा जो कुछ काम कर रहा है वो होता है विधेय। ये जो ने लगा हुआ है, कारक का जो चिन्ह है, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, जो परसर्ग हमारी विभक्ति जो चिन्ह होते हैं वो भी हमें उद्देश्य के साथ लगाने होते हैं। तो राजा ने यहाँ पर उद्देश्य का काम करेगा और प्रजा को धन दिया, ये जो भाग है पूरा वो हमारा विधेय कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, कर्ता वाला जो भाग होगा वो उद्देश्य। कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाए, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो सीधी बात है मोहन है कर्ता, उद्देश्य पुस्तक पढ़ता है, ये है मोहन द्वारा किया गया काम, तो ये माना जाएगा विधेय। तो ये होते हैं वाक्य के दो अंग। अब हमारा जो प्रकरण था वो था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, तीन, जिनमें से पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य
और जो तीसरा भाग होता है वो होता है मिश्र वाक्य। सर्वप्रथम सरल वाक्य को परिभाषित कर लेते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य वो होता है बच्चों जिस वाक्य में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो। एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। उदाहरण जैसे कि गणेश ने मेले से खिलौना खरीदा। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। मोहन पाठ पढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, एक काम करने वाला खिलौने खरीदने वाला गणेश, काम क्या किया? खिलौने खरीदने का। व्यक्ति है यहाँ पर स्वावलंबी, जो कि उद्देश्य का काम कर रहे हैं, कर्ता का काम कर रहे हैं। और ये है दूसरे वाला भाग, क्रिया सुखी रहना जो है। तो इस तरह से एक कर्ता, एक मुख्य क्रिया, दूसरे शब्दों में एक उद्देश्य और एक विधेय जहाँ पर होता है वो हमारा सरल वाक्य जो है वो माना जाता है। दूसरा जो वाक्य हमारा होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जब दो सरल वाक्य, जो अभी हमने पढ़ा सरल वाक्य, जब दो सरल वाक्यों को किसी योजक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाता है, योजक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वो वाक्य सरल न रह करके संयुक्त बन जाते हैं। अभी हमने पढ़ा राधा पुस्तक पढ़ती है, मोहन खाना खाता है। अब इन दोनों प्रकार के वाक्यों को अगर हम जोड़ दें, राधा पुस्तक पढ़ती है और मोहन खाना खाता है, तो ये जो वाक्य है हमारे संयुक्त वाक्य जो हैं वो माने जाएंगे। अब संयुक्त वाक्य की पहचान पर बात कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य, जो भी सेंटेंस संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएंगे उनके मध्य में और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, वरना, इस तरह के जो योजक अव्यय हैं वो लगे हुए मिलेंगे। जो भी संयुक्त वाक्य होंगे उनमें और, किंतु, परंतु, अथवा, नहीं तो, वरना, यद्यपि, इस तरह के जो योजक अव्यय हैं वो लगे हुए मिलेंगे। जैसे रात हुई और तारे निकले, राम सुबह बाजार गया और रात तक लौट आया। मेरा काम करो, अन्यथा, अन्यथा की जगह नहीं तो भी लगा सकते हो, वरना भी लगा सकते हो। मैं आपकी शिकायत करूँगा।
आप चाय पिएंगे या कॉफी। तो ये जो वाक्य हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ गए। दो सरल वाक्य, रात होना, दूसरा तारे निकलना, ये जुड़ा और की सहायता से। सुबह जाना, रात को लौट आना, ये जुड़ा और की सहायता से। काम करना, शिकायत करना, दो सरल वाक्य जुड़े, अन्यथा नहीं तो वरना की सहायता से। इसलिए ये जो वाक्य हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिने जाएंगे। तीसरा जो वाक्य का प्रकार होता है बच्चों वो होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य की रचना ऐसे दो उपवाक्यों से हुई हो, ऐसे दो उपवाक्यों से हुई हो। उपवाक्य वाक्य की छोटी इकाई जो है वो उपवाक्य कहलाता है। ऐसे दो उपवाक्यों से हुई हो जिनमें से एक तो है वो होगा प्रधान और जो दूसरा होगा वो होगा उसके ऊपर आश्रित। प्रधान आश्रित, इसको पहचानने में अक्सर विद्यार्थियों को बड़ी या फिर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए जब भी प्रधान और आश्रित के चक्कर में उलझें, सबसे पहले जिस वाक्य में प्रधान और आश्रित छांटना हो उस वाक्य को सीधा सरल वाक्य में चेंज कर लीजिए। अगर वह या फिर मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता। एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रधान उपवाक्य होता है उसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा मुख्य क्रिया मानी जाती है। जो आश्रित उपवाक्य होता है उसकी क्रिया समय समय पर बदल जाती है, यानी कोई स्थिर क्रिया नहीं होती। मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार वो क्रिया जो है वो बदलती रहती है। अभी मैंने आपके सामने लिखा, अगर वह या फिर मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता। यहाँ पर अगर प्रधान और आश्रित का चक्कर पड़ जाए तो सीधा सा इस वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए, बदल दीजिए। तो इसका सरल वाक्य बन जाएगा, मोहन मेहनत करने पर सफल हो जाता। हम देख रहे हैं दोनों प्रकार के वाक्यों में सफल हो जाता में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो हमेशा मुख्य क्रिया मानी जाती है। पहले वाले वाक्य में था अगर मोहन मेहनत करता, दूसरे वाले वाक्य में बन गया मोहन मेहनत करने पर। तो इसका मतलब ये जो पहले वाला भाग है वो आश्रित उपवाक्य माना जाएगा, जबकि दूसरे वाला जो भाग है वो प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि जिसकी क्रिया चेंज नहीं होती वो प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मेरा साक्षात्कार है। सीधा सरल वाक्य बना लीजिए। सरल वाक्य बना, साक्षात्कार होने के कारण मैं दिल्ली जाऊंगा। तो हम देख रहे हैं दिल्ली जाऊंगा वाली जो लाइन है, जो क्रिया है, वो बिल्कुल ही अपरिवर्तित है, किसी भी तरह का परिवर्तन उसके अंदर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रधान, जबकि दूसरे वाला जो भाग है वो आश्रित माना जाएगा। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा, भाई जिस वाक्य की रचना ऐसे वाक्यों से हुई हो जिनमें पहले वाला प्रधान और दूसरे वाला गौण अर्थात दूसरे वाला उसके ऊपर आश्रित हो, उस वाक्य को हम मिश्र वाक्य जो हैं वो मानेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ये दो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी छूट गई। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मालिक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएंगे। अब मुख्य बात,
अब सरल वाक्य को संयुक्त बनाना या फिर सरल वाक्य को मिश्र बनाना या फिर संयुक्त वाक्य को मिश्र बनाना, यानी कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है वाक्य रूपांतरण। वो प्रक्रिया वाक्य रूपांतरण कहलाती है। जैसे कि हमारे एग्जाम में आते हैं, सरल से संयुक्त बना दो, संयुक्त से सरल बना दो, संयुक्त से मिश्र बना दो। अब उस प्रक्रिया पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे रात होने पर तारे निकले। अब आपको पता है कि ये एक सरल वाक्य है, और अगर इसी का संयुक्त वाक्य अगर हम बना दें, रात हुई और तारे निकले, ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य, जब रात हुई तब तारे निकले, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण जो है वो बन गया। बारिश आने पर मैं फिसल गया, सरल वाक्य है। बारिश आई और मैं फिसल गया, संयुक्त वाक्य है। जो ही बारिश आई या जब बारिश आई तब मैं फिसल गया, ये बना मिश्र वाक्य है। तो प्यारे बच्चों, ये था रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भाग होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उनके बारे में हमने पढ़ा। इसका आधा जो भाग है, आश्रित उपवाक्य वाला जो आधा भाग है, वो उसका अध्ययन हम अपने अगले कालांश में करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।